ओम शांति। आज की कहानी का शीर्षक है अपना अपना भाग्य। दो भाई थे। बड़ा भाई बुद्धिमान और परिश्रमी था, जबकि छोटा नासमझ, सुस्त और ईर्ष्यालु। उसका नाम कादिर था। यह कहानी उसी छोटे भाई के बारे में है। कादिर अपने भाई के पास आया और अपना दुखड़ा सुनाते हुए हम रोने दोनों लगा। एक ही वंश और कबीले के हैं, एक ही बाप की संतान हैं, परंतु हमारा भाग्य अलग अलग है। तुम्हें प्रत्येक काम में सफलता मिलती है और मुझे किसी काम में नहीं मिलती। तुम्हारी भेड़ें बच्चे देती हैं, मोटी होती रहती हैं, पर मेरी भेड़ें एक के बाद एक मरती जा रही हैं। तुम्हारा घोड़ा घुड़दौड़ में अव्वल आया, जबकि मेरे घोड़े ने मुझे बीच रास्ते में गिरा दिया। हमारे घर में हमेशा अच्छे पकवान बनते हैं, जबकि मेरे घर में पेट भर खाने के लिए भी नहीं मिलता। तुम्हारी पत्नी स्नेहमयी है, जबकि मेरी तरफ कोई लड़की आंख उठाकर भी नहीं देखती। बुजुर्ग तुम्हारा आदर करते हैं, जबकि छोटे छोटे छोकरे भी बेशर्मी से मेरी हंसी उड़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है भैया? कृपा करके जरा समझा दो। बड़ा भाई मुस्कुराकर बोला, इसका कारण यह है कि मेरा भाग्य मेरी सहायता करता है। आखिर वह मेरी मदद क्यों नहीं करता? कादिर ने पूछा। हर मनुष्य का अपना अपना भाग्य होता है कादिर। मेरा भाग्य मेहनती है और तुम्हारा शायद किसी दूर इलाके में जाके पेड़ के तले सो रहा है। तो ठीक है, कहकर कादिर ने सोचा, मैं अपने भाग्य को ढूंढकर उसे अपने लिए काम करने को मजबूर कर दूंगा। वह उसी दिन अपने भाग्य की खोज में निकल पड़ा। वह चलता रहा और चलते चलते बहुत दूर जा पहुंचा। अचानक एक चट्टान के पीछे से एक शेर निकला और उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कादिर भयभीत हो गया, लेकिन भागकर वह जा भी कहाँ सकता था। चारों तरफ नंगी पहाड़ियां फैली हुई थी। अब क्या होगा? शेर बोला, तू कौन है? मैं कादिर हूँ। कहाँ जा रहा है? अपना भाग्य खोजने। तो फिर सुन मेरी बात कादिर, शेर बोला। जब तू अपने भाग्य को ढूंढ ले तो उससे पूछना कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। किसी जड़ी बूटी से फ़ायदा नहीं होता। मैं परेशान हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा। मेरा काम करने का वचन देगा तो मैं तुझे नहीं छूऊंगा, वरना इसी वक्त खा जाऊंगा। कादिर ने जब कसम खाई वह उसको कोई तरकीब बताएगा या दवा लाकर देगा, तो शेर उसके रास्ते से हट गया। कादिर आगे बढ़ा। उसने देखा धूप से तपते खेत में एक बूढ़ा बुढ़िया और एक अद्वितीय सुंदरी बैठे फूट फूट कर रो रहे हैं, जैसे उनका कोई मर गया हो। कादिर रुक गया और पूछा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया, हम पर भारी मुसीबत आ गई है। मैंने 3 साल पहले यह खेत खरीदा और इसकी कीमत अब सब कुछ देकर चुकाई थी। अब हम कमर तोड़ मेहनत करके इस ज़मीन में खेती करते हैं, जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है। ठीक वैसे ही हम पौधों की देखभाल करते हैं, पर अभी तक एक बार भी फसल नहीं उठा पाए हैं। इस प्रकोप का क्या कारण है यह कोई नहीं बता पाता। हम मर जाएंगे भले आदमी, हमारे भाग्य में अच्छी फसल प्राप्त करना है ही नहीं। कादिर बोला, हालांकि मेरा भाग्य भी अच्छा है, पर वह कहीं किसी दूर घने पेड़ के तले नीचे सो रहा है। मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़ा कादिर की चिरौरी करने लगा। प्यारे बेटा, तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। अगर तुम्हें अपना भाग्य मिल जाए तो कृपा करके उससे पूछना कि क्या उसे हमारी फसल बर्बाद होने का कारण मालूम है। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। कादिर ने बूढ़े से उसके प्रश्न का जवाब पूछने का वादा किया और फिर आगे चल पड़ा। बहुत दिनों बाद कादिर एक बड़े शहर में पहुंचा तो मालूम पड़ा कि वह शहर खान की राजधानी था। उसे रास्ते में भीड़ के बीच नजर आने की देर थी कि उस पर सिपाही टूट पड़े और उसका गिरेबान पकड़कर खान के महल में खींच ले गए। इतनी अप्रत्याशित बात से कादिर
हक्का बक्का रह गया और यह ना ज्ञात होने पर भी उसका क्या कसूर है, बुरे से बुरी सजा की प्रतीक्षा करने लगा। किंतु खान ने उसका स्वागत सहृदय मुस्कान और स्नेहपूर्ण शब्दों में किया। तुम मेरे मेहमान बनो परदेसी, खान ने कहा, और बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। कादिर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने हकलाते हुए अपनी सारी आपबीती खान को सुना दी। उसकी बात सुनकर खान ने हुक्म दिया, उठो और मेरे पास आओ कादिर, मुझसे डरो मत। मैं तुमसे अपने दास की तरह नहीं, एक मित्र की तरह बात कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक विनती करनी है। तुम्हें जब अपना भाग्य मिल जाए तो उससे पूछना कि मैं इतने विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली देश का खान होते हुए भी अपने सोने के महल में खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूँ और तड़पता रहता हूँ। उत्तर के लिए वह चाहे क्या जैसा भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें खुले दिल से पुरस्कृत करूँगा, ऐसा कहा। खान को उसके प्रश्न का उत्तर देने का वचन देकर कादिर फिर सफ़र के लिए निकल पड़ा। वह 3 वर्षों तक यात्रा करता रहा। अंत में वह एक ऊंचे काले पर्वत के पास पहुंचा और देखा एक खड़ी चट्टान के ऊपर एक बड़ा वृक्ष उगा हुआ है और उसके नीचे मनुष्य से मिलता जुलता कोई कई दिनों से बिना नहाया धोया एक प्राणी नंगे पैर, बाल बिखेरे, गहरी नींद में सो रहा है। क्या सचमुच यही मेरा भाग्य है? कादिर ने सोचा और आलसी को जगाने लगा। उठो, आंखें खोलो, काम का वक्त हो गया है। मेरे भाई का भाग्य तो वहाँ उसके लिए कमर तोड़ मेहनत कर रहा है और तुम क्या यहाँ मेरी सेवा नहीं करना चाहते? आंखें खोलो और जल्दी से उठो। वह काफ़ी देर तक चिल्लाता और उसको झंझोड़ता रहा। अंत में भाग्य हिला। उसने अंगड़ाई लेते हुए सिर उठाया और जम्भाइयाँ लेते हुए आंखें मलने लगा। क्या तुम हो कादिर? तुम बेकार भटकते फिर रहे हो इस दुनिया में, पैर तोड़ रहे हो। ऐसे ही किसी शाखा के तले लेटे रहते तो ज़्यादा अच्छा होता, तुम्हें और अधिक शांति मिलती। भाग्य तो तुम्हारे भाई जैसे बुद्धिमानों और परिश्रमियों की सहायता करता है और तुम्हारे जैसे मूर्खों और कामचोरों के तो वह किसी भी काम का नहीं होता। लेकिन जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो बैठो और बताओ कि तुमने यहाँ का रास्ता कैसे खोजा, क्या क्या देखा, किस किस से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कादिर अपना किस्सा सुनाने लगा और भाग्य जमाइयाँ लेता हुआ उसकी बातें सुनता रहा। उसकी पूरी बातें सुनकर उसने समझाया कि उसे वापस लौटते समय किस किस को क्या क्या उत्तर देना है और फिर बोला, तुम्हारे किस्से सुनकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कादिर कि तुम में बेशक बुराइयाँ बहुत हैं पर साथ ही कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तुम्हारी अच्छाइयों के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। घर जाओ क्योंकि अब तुम्हारा भाग्योदय होने वाला है, लेकिन देखो कहीं अपनी नासमझी के कारण मौके से मत चूक जाना। अच्छा जाओ। कादिर का भाग्य फिर पेड़ तले पैर पसरकर लेट गया और उसके खर्राटों से सारी घाटी गूंजने लगी। कादिर उससे अपना भविष्य भरी बातें मालूम करने के लिए उसे फिर से झकझोरने लगा, पर वह कहाँ जागने वाला था। वह पसीने से तर हो गया पर भाग्य किसी तरह से जागा ही नहीं। वह थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर मुड़कर उसी रास्ते पर डग भरने लगा जिससे आया था। वह राजधानी में पहुंचकर खान के सामने हाजिर हुआ। खान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने सारे अनुचरों और अंगरक्षकों को बाहर भेज दिया और अतिथि को अपने पास बिठा लिया। सुनाओ कादिर। कादिर ने कहा, मेरे भाग्य ने मुझे तुम्हारे दुख का कारण बता दिया। तुम इस देश पर राज कर रहे हो और सब तुम्हें पुरुष मानकर तुम्हें खान कहकर पुकारते हैं, जबकि वास्तव में तुम स्त्री हो। तुम्हारे लिए यह रहस्य छिपाए रखना मुश्किल होता है और सेना संचालन करना, शासन चलाना अकेले तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम कोई योग्य पति चुन लो, फिर सुख से रहने लगोगे। तुम्हारे भाग्य ने बिल्कुल सच कहा है कादिर।
खान ने लजाते हुए कहा और अपनी बहुमूल्य टोपी उतार दी। उसकी काली चोटियां रंगीन कालीन को छूने लगी। तभी कादिर ने देखा कि उसके सामने पूनम के चांद सी एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। खान रूपी युवती शर्म से लाल होकर बोली, मेरा रहस्य जानने वाले तुम पहले नौजवान हो, तुम ही मेरे पति और मेरे देश के खान बन जाओ। कादिर यह शब्द सुनकर स्तब्ध रह गया और होश में आने पर सिर और हाथ हिलाने लगा। नहीं नहीं, मैं खान नहीं बनना चाहता, मेरे भाग्य का उदय होने वाला है। और वह आगे चल दिया। बूढ़े बुढ़िया और उनकी रूपवती बेटी ने सिर नवाकर उसका हार्दिक स्वागत किया। हमारे लिए क्या खबर लाए हो प्यारे कादिर? आपके लिए खबर यह है, कादिर ने उत्तर दिया, कि पुराने ज़माने में जिस जगह आपका खेत है वहाँ एक धनी आदमी ने विदेशियों की लूट मार से डरकर सोने से भरे बड़े बड़े 40 घड़े गाड़ दिए थे, इसलिए आपकी ज़मीन पर कोई फसल नहीं उगती है। आप खोद कर सोना निकाल लीजिए और आपकी मिट्टी फिर उपजाऊ हो जाएगी। फिर आप इस इलाके में सबसे ज़्यादा धनी हो जाएंगे। गरीब लोग खुशी से नाच उठे, हंसने लगे, रोने लगे और कादिर को सीने से लगाने लगे। बूढ़ा बोला, तुमने हम सबको सुखी कर दिया कादिर, हमारे साथ रह जाओ, सोना खोदने में हमारी मदद करो तो आधा खजाना तुम ले लेना और हमारी बेटी से शादी कर लो, तुम मेरे बेटे और दामाद बन जाओ। कादिर को बूढ़ा और बुढ़िया अच्छे लगे। उनकी बेटी तो उसे और भी ज़्यादा पसंद आई। फिर भी वह उनके यहाँ रात बिताने को भी नहीं रुका। नहीं, कादिर ने कहा, मेरा भाग्योदय होने वाला है, कहकर वह आगे चल दिया। वह चलता रहा। चलते चलते उसके जूते घिस गए, पाँव चूर चूर हो गए। बड़ी मुश्किल से सुनसान पगडंडी पर लंगड़ाता हुआ चलता रहा। एक चट्टान देखकर वह उस पर बैठ गया और सोचने लगा, मेरी यात्रा का अंत होने वाला है, पर मेरा भाग्योदय कब होगा? वह बैठकर यह सोचने ही लगा था कि देखा उसके सामने शेर खड़ा है। क्यों कादिर? शेर बोला, मेरे लिए सलाह या दवा लाया है? दवा तो मैं नहीं लाया, पर तुम्हारी बीमारी से पिंड छुड़ाने का एक तरीका है। तुम दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का दिमाग खा लो, फौरन ठीक हो जाओगे। धन्यवाद कादिर, ऐसे शेर ने कहा। मैं अब सर्वत्र ऐसे बेवकूफ़ को खोजूंगा। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? अच्छा सुनाओ, तुम सफ़र में कैसे कैसे लोगों से मिले, उनसे क्या क्या बातें की? जब तक नहीं सुनाओगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कादिर के पास कोई चारा ना रहा। कादिर ने उसे बूढ़े पेड़ के तले अपने भाग्य के साथ हुई बातचीत, खान रूपी युवती और बूढ़े बुढ़िया व उनकी रूपवती बेटी के बारे में बता दिया। शेर की आंखें चमक उठी। वह दांत पीसने लगा और उसकी पूंछ खड़ी हो गई। वह बोला, कितना मूर्ख है तू कादिर, सुखी होने का इतना अच्छा मौका तुम्हें मिला था, पर तूने उसे छोड़ दिया। तूने राज और सम्मान को ठुकरा दिया, धन और समृद्धि को ठुकरा दिया, तुमने 2 सुंदर युवतियों को ठुकरा दिया। अगर मैं दुनिया के 3 चक्कर लगाऊं तो भी मुझे तुमसे ज़्यादा मूर्ख किसी हालत में नहीं मिलेगा। तेरा दिमाग खाने से ही मेरा पेट ठीक होगा। शेर दौड़कर कादिर पर कूद पड़ा। कादिर डर के मारे सिर कटे मेंढक की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और इसी से उसकी जान बच गई। शेर मुंह के बल चट्टान से टकराया और वहीं ढेर हो गया। मेरा भाग्य कितना अच्छा है, कादिर ने ऐसे बोला। कादिर खुशी से फूला न समाता हुआ चिल्लाया, मेरी मृत्यु निश्चित थी पर मैं जिंदा बच गया। मेरा भाग्य कितना अच्छा है। कादिर जब अपने गांव लौटकर आया उसे कोई पहचान नहीं सका। चेहरा मोहरा तो उसका पहले जैसा ही था, पर स्वभाव बिल्कुल ही अलग, मानो कोई बांका नौजवान का दूसरा जन्म हुआ हो। वह बिल्कुल नया आदमी बन चुका था। वह हमेशा हंसमुख रहने लगा, सबसे नम्रतापूर्वक व्यवहार करने लगा।
उसने फिर कभी कोई शिकायत भी नहीं की और किसी से ईर्ष्या भी नहीं की। वह सुबह से शाम तक गीत गाता और मेहनत करता रहा। सब उसकी बुद्धिमत्ता और मधुर स्वभाव की प्रशंसा करते न थकते। कादिर की संपन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उसका अपना घर बस गया और वह सुख व सम्मान के साथ जीने लगा। क्या हाल है कादिर? उसके मित्र पूछते। मैं दुनिया भर में सबसे अधिक सुखी हूँ, कादिर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता।